शिमला मिर्च, उसमें सबसे ज़्यादा दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, सबसे ज़्यादा। हमारे पास रोड साइड में पेस्टिसाइड रेसिड्यू लेबोरेटरी है, वहाँ से हमें पता चला सबसे ज़्यादा मिर्च और शिमला मिर्च दवाइयाँ छिड़की जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके बाद मसालों पे आए, इसमें जीरा, सबसे ज़्यादा दवाइयाँ छिड़कते हैं फार्मर्स। कितनी देते हो पूरे फसल पे? फसल का जो लाइफ है कितनी बार देते हो? कितनी बार? 4 बार, कम से कम 3 बार, कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बीमारी कीड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रवृत्ति हो जाती है। और आपको एक बात का पता है कि पानी देते हैं हर पानी के साथ। क्या आपको ये बात पता है कि हर दवाई का एक वेटिंग पीरियड होता है? वेटिंग पीरियड का मतलब समझ रहे हो? क्या? नहीं, दवाई छिड़कने के कितने दिन बाद आपको फसल काटना है? हर दवाई का एक वेटिंग पीरियड होता है सर। क्यों ऐसा होता है पता है? क्यों दवाई अवशेष के रूप में उस जीरे में रहती है। वेडिंग मतलब कटाई से कितने दिन पहले फसल में स्प्रे करना है? अगर आपने इस वेटिंग पीरियड का मान नहीं रखा, आज ये किया, मान लो उस दवाई का 40 दिन का वेटिंग पीरियड था, 20 दिन का वेटिंग पीरियड था, आपने उस चीज को ध्यान में नहीं रखा, जीरा आपने मार्केट में भेजा, हमने खरीदा, हमको दवाई भी खा रहे जीरे के साथ। आपको पता है मदर्स मिल्क, माँ के दूध में भी यूरिया मिल रहा है ना? कुछ काका ऐसा सही बात है ना? कुछ दवाई किसी का 60 दिन भी होता है, जो कॉन्टेक्ट वाले होते हैं, जो सिर्फ सतह पे रहते हैं। हाँ, ये न्यूज़ों में आता रहता है। 5 दिन भी होता है वेटिंग पीरियड। डिपेंड करता है किस तरह की दवाई है। अगर वो दवाई पौधों के पूरे सिस्टम में फैल रहा है, हर एक पार्ट में जाके पहुंच रहा है, उसका वेटिंग पीरियड ज्यादा होगा। अगर वो दवाई सिर्फ सतह पे रह रहा है, उसका वेटिंग पीरियड कम होगा। है ना? सोचो, अगर उस चीज को हम ध्यान नहीं रखें तो हम खुद क्या खा रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। ये थायमैक्सोन की बात कर रहे हैं। थायमैक्स, अब पता है हमारा जो बोले दीजिए, मैंने बोला ना, हम आपसे भी सीखने आए हैं। हाँ। हमारा जो बासमती राइस भारत का, वो यूरोप में उन्होंने हमारा कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। यूरोप ऐसा महादेश है, यूरोपियन यूनियन, तो पॉइंट से भी वैल्यू थोड़ी सी भी पेस्टिसाइड की या दवाइयों की बढ़ी, वो रिजेक्ट कर देते हैं। बासमती राइस जैसा चीज जिसमें अजोल ट्राइसाइक्लाजोल नामक फंजीसाइड है जो स्प्रे किया जाता है, उसकी वजह से हमारे बासमती राइस का कंसाइनमेंट कैंसिल है। तो उससे ना हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारे देश का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज मायने रखता है ना, बाहर के पैसे मायने रखते हैं, जिसका रुपया से ज्यादा वैल्यू है, वो हमारे हर तरह से नुकसान कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज वो वेटिंग पीरियड का बिल्कुल कंसाइनमेंट कैंसिल होने का कारण क्या था? रेसिड्यू ऑफ इंटरेस्ट। वो क्यों खाएंगे आपकी दवाइयाँ? वो अब कहते हैं ना, वो तो तंबाकू भी नहीं खाता था, सिगरेट नहीं पीता था, शराब नहीं पीता था, फिर भी कैंसर हो रहा है। भैया इसी से कैंसर हो रहा है, इन दवाई से कैंसर हो रहा है जो नहीं पी रहे। हाँ, स्लो पॉइजन की वजह से। हाँ, हाँ, स्लो पॉइजन है। हाँ। अब वो जो छोटा बच्चा जो माँ का दूध पिएगा, उसमें यूरिया पिएगा, वो क्या होगा? उसके 30 साल आते आते उसको बहुत कुछ हो जाएगा ना। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग वेटिंग पीरियड में थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये एकीकृत खेती जो है, इसमें चीजें आती है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे अच्छा चीज है कि आपके पास कुछ ऐसी किस्में हो, वैरायटी हो जो रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट मतलब जिसमें डिजीज, रोग आने के चांसेस बहुत कम, हम ऐसी वैरायटी का चयन करते हैं। हाँ? दूसरा, स्वस्थ बीजों का उपयोग। जैसे मैंने आपको बताया, ब्लाइट के केस में एरिया में
जो ब्लाइट बताया आपने, जीरे में आपको ब्लाइट आता है, उस केस में जीरे पे मैंने बताया कि रोग कारक रहता है। तो ऐसा बीज क्यों यूज करें जिसमें पहले से ही रोग मौजूद होते हैं और अपने लिए भी परेशानी खड़ी करें। चलो दवाई पे दवाई सीखते हैं, आपके दवाई में भी कैसे जाते हैं। हमारे यहाँ एक टेक्निक डेवलप की गई हमारे डिपार्टमेंट में जीरा के इस रोग के लिए, लाइट के लिए, वॉशिंग टेक्निक। अगर आप जीरा को अच्छे से वॉश करते हो तो वो उसके स्पोर जो भी पैथोजन है, जो भी रोग कारक फंगस है, फफूंद है, वो उसको छोड़ देता है उसके सरफेस पर। एक वॉशिंग टेक्निक हमारे यहाँ से प्रोटोकॉल हमारे डिपार्टमेंट में हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने डेवलप की। तो आप एक बार जीरा को अच्छे से धो भी लो, अगर आप कोई दवाई डालना नहीं चाहते हो तब भी थोड़ा कुछ कम होगा। तो पहली चीज़ है अच्छी किस्म का इस्तेमाल करना। दूसरा, बीज जो आप यूज कर रहे हो उसको वो स्वस्थ होने चाहिए, उसमें पहले से कोई रोग ना। तीसरा, फसल चक्र। अभी हमने खेती बदलने की बात की, वो भी अच्छा ऑप्शन है अगर आपके बहुत सारे खेत है तो। जिनके पास बहुत खेत नहीं है, हाँ, उसके पास खेत ज्यादा नहीं है, वो फसल बदल सकते हैं। बार बार आप जीरा फसल लगाओ ना उसमें, ठीक है। चौथा, बीज का उपचार। आप लोग बीज का उपचार करते हो, कौन सी दवाई से करते हो? ट्राइकोडर्मा करते हैं? अरे वाह, ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छी इन चीजों के लिए, खासकर जो बिल्डिंग है उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो बीज का उपचार आप लोग करते हो, कौन सी दवाई करते हो तो कौन सी दवाई से करते हो? ठीक है, हाइब्रिड लेते हो, रोग नहीं आता उसको, हाइब्रिड में रोग नहीं आता, कभी आता है कभी आता ही नहीं। आता है दवाई डालो। इन्होंने सिर्फ ट्राइकोडर्मा उसका आप यूज कर सकते हैं। फिर समय पर बुआई और सिंचाई का प्रबंधन है। अगर टाइमली आपने बुआई नहीं की, सिंचाई नहीं की, तब भी इन रोगों का असर दिखता है। अगर मान लीजिए आपका खेत है, सिंचाई आप कर भी रहे हो, पर कितना पानी देना है, कितना पानी देना है कि पानी आपके खेत में इकट्ठा ना हो। पानी जब भी इकट्ठा होगा आपके पौधे खराब होगा। आप क्या कर रहे हो? सही बात है, ये बहुत अच्छी चीज है। फायदा है कि पानी इकट्ठा होने के कारण कीट नियंत्रण, जैसे आप क्या सोयाबीन नहीं, सोयाबीन में कौन सा रोग दिखता है आपको? मारवाड़ में सोयाबीन नहीं होता है। नहीं लगता? नहीं, मारवाड़ में नहीं लगता। क्या होता है? मूंगफली अब क्या होता है? गेहूं होता है। मग होता है ना, मग होता है। पत्ते पीले धब्बे पड़ते हैं, पीले हरे धब्बे दिखते हैं, वो एक वायरस है जो सफेद मक्खी से एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम उपचार करना, क्योंकि वायरस के लिए आज तक, जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना का जो वायरस था उसको मारने की कोई दवा अभी तक नहीं है। उसी तरह पौधों में जो वायरस आता है, डायरेक्टली वायरस को मारने के लिए कोई दवा अभी तक नहीं है। हम क्या करते हैं, वायरस को फैलाने वाली चीजों को रोकते हैं। जैसे डेंगू होता है लोगों को, किससे फैलता है? मच्छर से। मच्छर के अंदर क्या होता है? वो वायरस, तो मच्छर को मारने का उपाय करते हैं। इसी तरह से पौधों में भी। फिर जैविक उपाय में है आपका ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, ये सब मेजर बायो कंट्रोल एजेंट है, जैविक नियंत्रक है। फसल अवशेषों का निपटाना, मैंने आपको सबसे पहले यही बात बोली। आपने अपने फसल की कटाई की है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके फसल के अवशेष आपके खेतों में ना रहे, खासकर अगर आपके खेत में रहना है। अंतिम फफूंदनाशक का समुचित उपयोग, क्या लिखा है? समुचित उपयोग मतलब जितनी जरूरत है उतना ही यूज करें। आपने जैसे पता है जीरा में आप 3-4 स्प्रे करते हो, लेकिन अगर आप शुरू से वो प्रैक्टिस शुरू करोगे कि खेतों की हमें सफाई करनी है, बीजों को हम उपचार
ढीला नहीं है तो खरपतवार में जाके उठाए, वो भी वहां से हटा दें। ओके, तो ये जो मैंने त्रिकोण बनाया है, तो हमें डॉक्टर्स भी बोलते हैं ना कि आपको साफ सुथरा रखना, रोग बीमारी से बचने। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो एकीकृत खेती है, ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका उद्देश्य, एक मुख्य उद्देश्य है कि कम से कम रसायन का उपयोग करना, फसल को अधिकतम संरक्षण देना, रोग फैलने से पहले रोकथाम, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमें दवाई लेनी पड़े इससे पहले भी हम इसकी वजह से मैं दवाई खानी है उसको हम तो क्या करेंगे, घर से बाहर जाना बंद करेंगे, प्रिकॉशन ले रहे थे। तो यही करना है। प्रिकॉशन आप कैसे ले सकते हो? मैंने जब पहली बात बोली थी आपको, खेती, खेत को साफ सुथरा रखना, रसायनों का न्यूनतम उपयोग करना, और लास्ट है उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार करना। तो हम फसल चक्र की बात करें, अपने खेतों में ये फसल चक्र इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो हम 3 मौसम की बात कर रहे हैं, पहला मौसम, दूसरा और तीसरा मौसम। कौन कौन सा फसल आप कब कैसे लगा सकते हो ताकि रोग कम से कम आपके खेतों में फले फूले, है ना? मैंने आपको क्या बोला, वो मिट्टी में भी पड़ते हैं, मिट्टी में भी रहते हैं। तो पहला मौसम है आपका धान लगा सकते हैं, उसके बाद आपके धान भी होता है चावल लगा सकते हैं, दूसरा मूंग, तीसरा गेहूं लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरे मौसम में मतलब अगला साल जब आएगा, अगले साल आप पहले गेहूं लगा सकते हो, फिर कोई ऑयल से वो आपका होता है सरसों वगैरह, है ना, या फिर चना, उसके बाद चना, तो चना की जगह कोई भी आप पल्स क्रॉप मूंग लगा सकते हो। फिर तीसरा मौसम आता है तो मक्का, बाजरा। अब क्या जो होता है, कहने का मतलब है हर साल अपने खेत में आप फसल को बदलो। हाँ, आपको मेरी को शायद यकीन ना हो, आप एक छोटा सा टुकड़ा इस तरह से इस्तेमाल करके देखना, आपके खेत का एक छोटा सा टुकड़ा ऐसा प्रयोग के लिए आप उसको इस्तेमाल करके देखना, जो मैंने ये फसल चक्र बताई। चौथे साल आप फिर से वापस अपना जीरा लगाना, यही फॉलो करना है। तो कम से कम हम दवाई खाएं, कम से कम हमारे बच्चे दवाई खाएं, है ना? ओके, ये एक ऐप है, प्लांटेक्स। किसको पता है? प्लांटेक्स ऐप में क्या अपन पौधे का फोटो डालते हैं, हाथों हाथ बीमारी और इलाज समाधान सब बता दिया जाता है। ये ऐसा ऐप है, मोबाइल ऐप, सबके पास अब स्मार्टफोन रहता है, ऑलमोस्ट सबके पास। ये एक ऐसा ऐप है, पिछले बार भाई आए थे बूंदी से, मैंने अपने मोबाइल में एक दो लोगों ने डाउनलोड करके मैंने फील्ड में जाके टेस्ट भी किया था उसका। इस ऐप को आप क्या कर सकते हो, कैमरा रहता है इसमें, फोटो ले लो, अपलोड कर दो, वो ऐप आपको बताएगा कि कौन सा रोग है। सिर्फ यही नहीं, वो आपको ये भी बताएगा कि इस प्लांटेक्स ऊपर लिखा PLANTIX। इस रोग का कारक कौन सा है, वो आपको ये भी बताएगा कि आप इसको किस तरह से, कौन सी दवाई का इस्तेमाल करोगे ताकि ये नियंत्रण में आ सके, और आपको ये भी बताएगा कि आपके आसपास सबसे अच्छा स्टोर कौन सा है जिसके पास आपको ऐसी दवाइयाँ मिल जाएगी। तो आप ये ऐप डाउनलोड करना है, ऐसी बात है। आपने रखना है क्या? ये ऐप रखना है? हाँ, मेरे सीजन होती तब था, अभी फोन में नहीं है। अभी नहीं, जब सीजन होती है रखता हूँ। हाँ, कहीं ये कहाँ काम करता है ये। आपको आप लोग अपने आसपास कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कौन सी है आपके पास? मंडौर जोधपुर में है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। तो आप अपने फसल जो करेक्ट फसल उसको लेके जाते हो? नहीं, नज़दीकी सेंटर पड़ता है, केवी के होते हैं किसान, हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र। वहाँ से निदान मिल जाता है। हाँ, तो आपको वहाँ शायद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे फोटो ले लो, अपलोड करो, और सारा उपाय आपको
कित मंडोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, डॉक्टर BR चौधरी। स्टोर है वो आपको बताएंगे वही थी। कौन सी दवाई अच्छी है। प्राकृतिक खेती जो करते हैं क्या उनका भी उपाय है आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है आप पे डिपेंड तो उनको पता ही है तो वो आपको मदद करेंगे। ऐप डाउनलोड करना है आपको ऐप डाउनलोड सीधा सा ऐप है, प्ले स्टोर में जाओ, प्लांटेक्स लिखो, आ जाएगा, इंस्टॉल कर लो। पौधे के नजदीक से फोटो खींचो, अपलोड करो। हमारा खेत है वहाँ पे मूंग भी लगा है, उर्द भी लगा है, काऊ भी लगा है, तो आप वहाँ पे ये भी आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो उसकी टेस्टिंग। ओके, बीज उपचार के लिए या तो आप कोई रासायनिक दवाई लेते हो तो कभी कभी आप वायु कंट्रोल जैविक उपयोग भी कर सकते हो। वहाँ पे कभी मिलता है ट्राइकोडर्मा मिलता है विरिडी। तो आप जो आपको मैं आपको बताती हूँ जो विल्ट वाली प्रॉब्लम है जीरा में उसमें बहुत अच्छा काम करता है। या तो बीज का उपचार करो या खेत में आपका जो वर्मी कंपोस्ट है या कोई भी फार्मलैंड मैन्योर है कितना डोज डालते हो 10 kg में 100 ग्राम पाउडर डालते हो उस हिसाब और 1 एकड़ में कितना लगता है 4 kg। खाद के साथ में डालते हैं तो 1 एकड़ में 4 kg डालते हैं। तो ये विल्ट में तो अच्छा काम करता है ट्राइकोडर्मा अगर हाँ, आपको अच्छा भूमि उपचार में काम करता है। हाँ हाँ, ये जुताई से पूर्व। विल्ट के लिए इसलिए अच्छा काम करता है सर क्योंकि ट्राइकोडर्मा भी सॉइल से लिया जाता है। हाँ जी। और विल्ट का जो कंटेनर है मेनली वो सॉइल से ही रहता है, सॉइल से ही प्लांट के अंदर आता है, इसीलिए दोनों का एनवायरनमेंट एक है, इसीलिए दोनों एक दूसरे वो ट्राइकोडर्मा को एक्चुअली ये ट्राइकोडर्मा करता क्या है आपको पता है? ये बहुत ही एक्टिव होने के कारण क्या होता है बहुत जल्दी बढ़ता है। ठीक है, बहुत जल्दी बढ़ रहा है तो वो जगह ले रहा है आपके पौधों के आसपास का जो जड़ वाला एरिया है उसको कवर कर लेता है। ठीक है, उसको कवर करता है, इसकी वजह से जो रोग कारक है उसको जगह नहीं मिलती। हमारी भाषा में उसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन। इट इज कॉम्पिटिशन। वो क्या करते हैं हट जाओ उधर से हमें रहना है, रहते भी है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हाँ उसी के थ्रू सब कुछ बढ़ाते हैं वो। तो कंपटीशन की वजह से क्या होता है दूसरा वाला ग्रो नहीं हो पाता, इसका यही कारण। दूसरा कुछ ऐसे रसायन इनके बॉडी से निकलती है जिसकी वजह से सामने वाला मर जाता है, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, टॉक्सिक होता है उसके लिए। तीसरा जो आपने बोला रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोरोना में भी वैक्सीन दिया जाता था है ना, क्यों वैक्सीन लिया हमने, ये वैक्सीन क्यों लिया हमने? वही हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक प्रतिरक्षा के लिए। भी पौधों में वही वैक्सीन का काम करता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये तो जैविक का हो गया। केमिकल का उपचार वही बताएंगे। केमिकल बहुत कम पड़ता है। मैंने क्या बोला? नहीं, कुछ किसान है जो केमिकल खेती करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक करते हैं। कुछ किसान है जो केमिकल खेती करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक करते हैं, कुछ नेचुरल करते हैं। अलग अलग है ना, सारे एक जैसे नहीं है, यहाँ पे कौन क्या है? ये तो पहले मिक्स ही है। नेक्स्ट जो घर के लिए थोड़ा बहुत उपजाते हैं वो जैविक हो सकता है। नहीं, जैविक वाले को 100% जैविक वाला कोई नहीं है। वही मिलेगा। हाँ, कोई नहीं मिलेगा। ये इसीलिए तो मैंने बोला कि हम 100% इतना आप क्या है? जैविक करते हो? ये जैविक कैसा है इसका असर? है ना? अच्छा ट्राइकोडर्मा में कहाँ से लाते हो? ऑनलाइन आता है। अच्छा है प्रोडक्ट है ना, आप भी करते हो? और मैंने तो पहले ही बोला था तो आप बिल्कुल केमिकल से बात नहीं करते। आपने सीधा भेज दिया हम खरीद लेंगे आपसे। सैंपल मंगाया मैंने 4 साल में ये खेत में डाले। धीरे का सैंपल मंगाया आप 10 में आया। ओनली यूरिया डालना है तो केमिकल फ्री थोड़ा ही हो गया ना। 4-5 साल से मेरा सपना ये लगा है कि उसने सुई में धागा डाल देता। तेरे बाद एक खाता हूँ देख लो ये कितना बतेर
और घर के खेत का जैविक ओनली यूरिया नहीं डालना, केमिकल फ्री थोड़ा ही होता है। सब्जी नहीं लेता हूँ सब्जी में केमिकल है। आपको विधि पता होगी ट्राइकोडर्मा कैसे करते हो? प्लीज को चेक करते हो, कैसे किस रेट से करते हो, कैसे करते हो? इनको बताओ। 10 किलो में 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा पानी में मिला के आप कैसे पाउडर तो भी चलता है। देखो कैसे केमिकल खा लेती। और तो आप जो नहीं करते हैं इनसे ट्राइकोडर्मा से उपचारित करने का सही तरीका ये है, हम तो नॉर्मली ये लेते हैं ट्रेडिशनल के रूप में। बीज के ऊपर तड़की सी नमी दे दी, गुड़ के पानी, गुड़ के घोल का पानी, फिर उसके ऊपर इस पाउडर का कोटिंग करते हैं। हाँ, गुड़ के पानी का। हाँ, उसके बाद 100 ग्राम ये लिया ट्राइकोडर्मा और उस 1 kg नहीं 10 kg बीज में 100 ग्राम और 250 ग्राम गुड़ के पानी का, और फिर उसको सभी को पूरे मटके के अंदर डाल दो और मटके को इधर उलट पलट कर लो। नहीं आता तो वो उलट पलट करके बाहर निकल के साया में सुखा लेते हैं थोड़ा बहुत हल्का। हाँ, थोड़ा मॉइस्चर हट जाता है, फिर खेत में। गुड़ डाल के आप उसको एक्टिवेट करें हाँ, पाउडर के फॉर्म में। गुड़ वाली बात तो मुझे भी देखो, मैंने बोला था मैं भी सीख रही हूं। गुड़ वाला अच्छा ऑप्शन है, शायद ये गुड़ की खुराक ये खेती में ट्रेडिशनल है, ज्यादातर लोग करते हैं। ये जीवामृत है ना, ये आप रेगुलरली चलाते रहो, बाकी को लोग आएगा। है ना, जीवामृत। इतना पानी में उसके साथ हाँ बस। तो ये ट्राइकोडर्मा मैंने आपको जैसे बताया ना, वो जो फोटो आप देख रहे हो, पिक्चर चित्र, जो ब्लू रंग का है वो रोग कारक है, जो हरे रंग का है वो ट्राइकोडर्मा। एक लिक्विड ट्राइकोडर्मा आती है और ये इसमें पाउडर में कोई फर्क है? नहीं, पाउडर वाला सबसे बेस्ट। फर्क कुछ नहीं है, दोनों में नंबर ऑफ स्पोर्स उतने ही होते हैं। अच्छा। होना चाहिए पर ml या पर ग्राम। अच्छा, वो इस्तेमाल के लिए है, जैसे आपको सीड ट्रीट करना है तो शायद वो ज्यादा आसान होता होगा लिक्विड वाला मिक्स करना। पाउडर वाला भी वैसे अच्छा है। लिक्विड वाला मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पाउडर वाला मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नहीं होगा। नहीं। पर वर्मी कंपोस्ट में क्या है, आपको पाउडर वाला ही ज्यादा अच्छा है। अच्छा। वर्मी कंपोस्ट में या फिर FYM है पाउडर वाला। ट्राइकोडर्मा में इसमें कोई विशेष सरकार की ओर से कोई वैरायटी आती है क्या? नहीं, ऐसा अलग से पर्टिकुलर कोई आती है? ओके, आपके पास जो अवेलेबल है वो अच्छा है। अच्छा। अगर आप यहाँ पे करें तो अच्छा है। एकदम लिखा होता है विरिडी। हाँ, विरिडी आता है ना। विरिडी आता है। हाँ। विरिडी। तो ये जो पिक्चर में हम देख रहे हैं, राउंड का ब्लू कलर का रोग कारक है, फूग है, उसके चारों तरफ ये ट्राइकोडर्मा ऐसे लिपट जाता है। लिपटता है, सिर्फ लिपट के नहीं रहता, उसके अंदर से कुछ ऐसा रसायन निकलता है जो फूग के शरीर में छेद बनाता है और धीरे धीरे वो सूखता है। दोनों तरह से, एक तो मैंने आपको कंपटीशन बताया, दूसरा मैंने ये बताया कि किस तरह से उसके ऊपर ही चढ़ के वो उसको मार रहा है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, खासकर जो मृदा से जनित रोग है, सॉइल बॉर्न डिजीज है, चाहे विल्ट हो, चाहे जड़ का सड़ना हो, रूट रॉट, हाँ, जड़ गलन बोलते हैं, कॉलर रूट बोलते हैं जिसको, कॉलर रूट। दोनों के लिए वरदान है। बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। इनफैक्ट ब्लाइट के लिए अगर आप सीड ट्रीटमेंट करो, मैंने आपके अगर ब्लाइट का रोग कारक जो होता है, झींगा की एक्टिविटी रहता है, उसके लिए भी अच्छा है। वर्मी कंपोस्ट के लिए भी आपको पता है, 2 kg 100 किलोग्राम कंपोस्ट में डाल के 15 दिन तक छोड़ देगा, बीच बीच में उसको ऐसे मिला सकते हैं। मेन तो ये 3 बीमारी आती है हमारे इधर जीरा में, कॉलर रूट और विल्ट और ये उकटा सबके लिए ट्राइकोडर्मा और ये ब्लाइट। सबके लिए अच्छा है। ब्लाइट वाले में आप सीड को ट्रीट कर दो और मिल्ट वाले में सीड ट्रीट भी कर सकते हो, और सॉइल में वर्मी कंपोस्ट के साथ या जो FYM अगर आप कंपोस्ट कोई भी यूज कर रहे हो तो एक 100 kg कंपोस्ट लोगे, उसमें 2 kg विल्ट को लोकल लैंग्वेज में वहाँ पर शर्मा रोग बोलते हैं, शर्मा रोग। शर्मा लो, हाँ, विल्ट कोई। जो मुरझा जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। पता है क्यों ऐसा और नॉर्मली ये पाउडरी मिल्ट्यू आता है वो।
जो पाउडर टाइप होता है। खराब हो जाता है। हाँ जी, ठीक है, हाँ। फिर बचता है। ये सरमा रोग पता है क्यों होता है, कैसे होता है? ये जो मुरझाने वाली चीज होती है बेसिकली, जिससे जलवाहक जो है पौधे का, जिससे पानी जाता है पत्तों तक जड़ से, जाइलम बोलते हैं उसको, जलवाहक। वो जलवाहक के ही टिश्यूज में जाके वो पैथोजन वो वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है, पानी आगे जाने नहीं देता। इस विल्ट में सरमा रोग में ज्यादातर जो बड़े पौधे और स्वस्थ पौधे लगते हैं ना, वही पहले जाते हैं। शुरुआत वहीं से होती है। जो तंदुरुस्त पौधा लगता है ना, पूरा माता ने उसका दाना बढ़ने के पोस्ट जीरा में, फ्लावरिंग में। स्थिति में रोगग्रस्त भागों का निष्कासन। अगर कोई इन्फेक्टेड पार्ट है उसको भी आप हटा सकते हैं, खासकर वो पाउडरी मिल्ड्यू में केस में सफेद कलर का पाउडर हो जाता है। हाँ। अगर आपको किसी पत्ते पे थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ, आप उसको वहाँ से काट के हटा सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू ऐसा है ना कि सफेद तक ही रहता है। हाँ, समझ लिया। वो सासिया बोलते हैं हमारे वहाँ, सासिया। पानी भी डालोगे तो वो हट जाता है। हाँ। ठीक है, तो पानी डालोगे तो बाकी जगह भी फैल जाएगा। उससे अच्छा है कि उस चीज को कट करके ही हटा दो। वाइट वाला ना, अवॉइड हाँ, सासिया में। कल वो साहब ने हमको दबाया ना, उन्होंने बोला कि आप सल्फर का स्प्रे करो। तो दवाई तो दवाई लेकिन हमने बोला सल्फर बेस्ड फंगिसाइड है वो, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए वही काम करता है। अगर केमिकल की आप बात करें तो, लेकिन केमिकल हम बाद में बात करेंगे। तो सल्फर कौन सा सर ने बताया? वो तो केमिकल है ना? आज हम सिर्फ केमिकल पे नहीं जा रहे हैं। केमिकल रही हो बात कर हाँ, ये कुछ रासायनिक केमिकल है जिसका आप यूज करते ही होंगे। मैंगोजेब यूज करते हो? पत्तों वाले जो भी रोग है उसका आप मैंगोजेब डालते होंगे। कंपनी का नाम लिखा होगा, हम कंपनी का नाम नहीं लिखते हैं ज्यादा, क्योंकि इंडोफिल है। कंपनी का नाम हम बता बोलते नहीं जानते। तो जो मेन कंपोजिशन है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो आप यूज कर लो। मैंगोजेब खासकर उन लोगों के लिए जो पत्तों को प्रभावित करे उनसे। ओके, इंडोफिल यूपीएल का है। साफ, इसमें दो तरह। यूपीएल का साफ आता है। हाँ, साफ क्या है, अच्छी चीज इसकी क्या है, इसमें दो तरह का है। एक कार्बेंडाजिम है, दूसरा मैंगोजेब। दशरथ आपने ये जो सुना पहले आपने डीडीटी का स्प्रे होता था दशरथ। हर जगह सरकार के द्वारा। इन फोटो मन भेजिए ते नजदीक बेटा मेरे साहब को वो भेज दे। नहीं काटते हैं, क्योंकि इन मच्छरों ने अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रही है। यही होता है इनके साथ। ये फफूंद होते हैं, बार बार जब एक दवाई इन पे देते हो, वो कुछ, क्योंकि प्रकृति ने हर किसी को इतनी शक्ति दी है कि अपने आप बचाव करने की कोशिश करता है, वो कैसे भी करे। तो वो क्या करता है, कुछ ऐसा रास्ता बना लेता है जिसपे वो दवाई काम ही ना करे। अपना तरीका थोड़ा कुछ इस तरह से करें, तो आप कितनी भी दवाई छींटते रहो। ये मूंगफली में टिक्का रोग आता है, वो इससे संबंधित है क्या? साफ यूज कर सकते हैं, साफ यूज कर सकते हैं। लीफ स्पॉट के लिए लीफ पत्ते में जिस तरह के ब्लाइट हो, स्पॉट्स हो, उस पे आप ये साफ यूज कर सकते हैं। इसमें क्या दो तरह की दवाई है, एक कॉन्टैक्ट है जो सरफेस पे होता है, हाँ। एक सिस्टमिक है जो पूरे प्लांट के अंदर है। तो ये जो सब मिक्सचर अब बनाए जा रहे हैं, इसी सोच से बनाए जा रहे हैं कि वो प्रतिरोधक क्षमता जल्दी से डेवलप ना। आप बार बार एक दवाई जब डालते हो खेतों में, उसके कारण क्या होता है, ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते जाते हैं अपनी, पर आपको ये बात पता नहीं कि काम क्यों नहीं कर रहा है। हमें तो ये लगता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है, काम करेगा ही नहीं। एक प्राचीन शास्त्रों में बताया गया था, विषकन्या होती थी। हाँ, विषकन्या, उनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके छोटी अवस्था से ही जहर खिलाया जाता था। तो बाद में वो किसी व्यक्ति को काट लेती थी, या तो
उससे वो मर जाता था। उसी तरह अपने खेत के कीटाणु है जो धीरे धीरे जहर खा के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेते हैं और जहर से जाते ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। हाँ, फिर आप नहीं ये दवाई विष कन्याओं की तरह हो गए हैं। कंपनी वाले क्या करते हैं, फिर नहीं दवाई बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग, है ना। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता को भी रोकने के लिए ही ये इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की जरूरत है कि आप कम स्प्रे करो ताकि देखो, main point आप तो- आगे स्ट्रॉन्ग। मैं कह सकता हूँ भाई, बिल्कुल। हाँ, इनका मेन पॉइंट तो है कि जमीन को, हमारी मृदा को 6 बार हवा से निकाला जाए। बिल्कुल 6 बार कम से कम एक सीजन में, 12 घंटा का सीजन है, एक सीजन में 6 बार हवा से जो तो जोत की जाए। बिल्कुल। क्या नहीं, ये कोई ओल्ड एज किसान है, वो कह रहे हैं एक सीजन में 6 बार खेत की जुताई करो। जोत गली पाटा, जोत गली पाटा, 6 बार पाटा, 6 बार घेराई। नंबर 1, नंबर 2, सालों साल फसल चक्र अपनाओ और फसल लेते ही अवशेष को गाड़ दो जमीन में, कर दो जैविक खेती, हरी क्रांति वाली खाद भी लग जाएगी। जरूरत को दूसरी कौन सी बोलते हैं वो जमीन को घोड़े वाली का क्या नाम, काम की हो। ठीक है बढ़िया, ओके ओके ओके। गो लाई। ये 3000 की बोरी आती है, मोदी जी पैसे देते हैं। अब बस ठीक है। और वो जमीन में बोने वाली होती ना, हड़के गली, क्या बोलते हैं, DAP है, उसका भी 3000 रुपया मोदी जी देते हैं। वहाँ पीछे कम, ठीक है। ये भी बात अपने किसानों की हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बात। मैम अगले टॉपिक पे आ जाओ। ये क्या रोग ये सक्रिय रही बहुत शानदार, बायर का आ जाएगा। नेटिव वायर। ये भी अच्छा प्रोडक्ट है लीफ स्पॉट्स के लिए। पत्तों पे जिस तरह के रोग आते हैं उसके लिए नटीवो अच्छा। इसमें भी 2 ग्रुप के फंगिसाइड है। तो कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब ही यही है कि प्रतिरोधक क्षमता जल्दी से डेवलप ना हो, इसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन बनाया गया। अंडा सब पत्तों पे जो रोग आते हैं, चाहे ग्राउंडनट आपका वो मूंगफली, हाँ, ग्राउंडनट। नटीवो बहुत अच्छा, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। किस अवस्था में देना सही मैम? जैसे ही डिजीज आए पहले से छिड़कने की जरूरत नहीं, जैसे हार्वेस्टिंग से महीना भर पहले या अच्छा, ये इसका शायद 60 दिन का है वेटिंग पीरियड, शायद, या 45 दिन का, हाँ, ऐसा कुछ। ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें। तो मतलब इस सीजन का तो गया। ये नटीवो बहुत अच्छा है, मैंने खुद किया है इस पे काम, इसलिए मुझे पता है। इंडोफिल है, कोटेवा का कोसाइड है, आप यूज करते ही होंगे। मौका ये लेवल 1 मिनट में बैक डीसी ले फोटो ले डीसी नेड़ा बैठ के फोर इंगो कर लियो एंडोफिल हमायो दवाई थे जाके बैठा जा खौंस लो फोटो नजदीक बैठा जा खौंस लो ग्रुप दे दो इनका मैंने यूज किया है। एक ही तो रेड तो ग्रुप नटीवो मैंने यूज किया है, हाँ चलो मैं अभी आगे तक काफी अच्छा है। वीडियो में बहुत छोटी पड़ी हो गया? ओके ये लेबल देखा है, कितने लोगों ने देखा है पैकेट पे? ये लेबल कितने लोगों ने पैकेट पे नोटिस किया है? दवाई के पैकेट पे, डब्बे पे। यस। ये लाल वाला और पीले वाला 2 तो देखा है, ये कम ही होते, बाकी वाला कम ही होते हैं। रेशमी क्या है इसका? लाल वाला बहुत टॉक्सिक है ना? जहरीला। सोचो इसका उपयोग कैसे करना है। येलो वाला थोड़ा सा, ब्लू वाला थोड़ा सा, ग्रीन वाला टॉक्सिक है, वो भी टॉक्सिक है, कम कम लेकिन है, हाँ है ना? हाँ। इसलिए इसको खा पी सकते हैं। हाँ? ध्यान देना है जब आप स्प्रे करते हैं, आपके खेत में जो स्टाफ है अगर वो स्प्रे करते हैं तो रेड पोजीशन लगा है, उसको आँख और मुंह बंद करके आपने ग्लव्स डाल के काम करना है।
जाते हो काम पे उनका ध्यान रखना है कि भैया तू मास्क लगा ले, नाक में नहीं जाए, आँख में नहीं जाए। और हर फंगिसाइड के ऊपर उसका उपाय भी बताया। गलती से किसी के आँख में चला गया हो तो क्या करना है, किसी ने गलती से पी लिया, इंटेंशनली भी पी लेते हैं लोग, है ना, तो क्या करना है। उसका एंटीडोट भी आपके लेवल में फंगिसाइड के पैकेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो ये लेवल बहुत पर्ची आती है। अगर किसी ने पी लिया, जानबूझ के पिया, गलती से पी लिया, अनजान में पी लेते हाँ, हैं। बच्चे हैं घर में छोटे, आपको इस्तेमाल करने से पहले वो पैकेट पढ़ लेना है कि आप क्या कर सकते हो उसको बचाने के लिए। तो बच्चों से तो दूर ही रखते हो। सोयाबीन आपके लिए आता है? सच बात है? यस। तो कौन से रोग आते हैं? ये वाले आते हैं? नब्बे आते हैं। आते हैं। तो उपचार इसका अगर आप देखो तो बेटर है, ये भी सी ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। ये जो आपका जीरे पे जो ब्लाइट आता है वही फंगस है जो सरसों पे ब्लाइट कॉज करे। इसमें मरोड़िया रोग आता है, फली आंटी होती है, टेडी होती है। ऐसे हाँ हाँ, टेडी यू आकार में हो जाती है। व्हाइट रस्ट। हाँ ये आपका डाउनी मीडियम उसमें आता है, तो पे नीचे की तरफ कॉटन जैसा कुछ ग्रोथ दिखाई देगा। सुबह के टाइम में दिखेगा, दोपहर में वो चीज नहीं दिखेगी। दोपहर का पीले धब्बे आपको दिखाई देंगे, है ना। ये व्हाइट आता है, सफेद जैसा कॉटन जैसा दिखाई देता होगा जड़ के आसपास। वही है ये छाछ जैसा। ये भी इसके लिए आपको क्या करना है, फील्ड की सफाई बहुत जरूरी, क्योंकि इसका एक सरसों की तरह ही ये एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाता है जो खेतों में रहता है। ये भी एक होता है चिपका रहता है, क्या बोलते हैं उसको, खड़ी खा ले। नहीं, इसका लोकल लैंग्वेज विल्ला विल्ला करके नाम है कोई। हाँ विल्ला, बिल्लो। हाँ यही है। हाँ ये नहीं, पीछे वाला। आपको मैं बताऊं कम से कम 10 साल रह सकता है बिना सरसों के। ये जो काला ये बनता है, ये मिट्टी में 10 साल तक रह सकता है। 10 साल के बाद वापस आप जब सरसों लगाओगे ये एक्टिव हो जाएगा। ये काला जो दाना है सरसों के दाने जैसा ही दिखता है। 10 साल तक वो सुप्त अवस्था में रहता है। ये इसकी एफिकेसी है, इसलिए इसको डिस्ट्रॉय करने में भी पता है। ये वाला बोल रहे हो ना? हाँ यही थे मुख्य बीमारी इसकी। हाँ हाँ व्हाइट सफेद ये हाँ ट्यूब्स बन रहे हैं, है ना। हाँ, सरसों और रायडा में ये भयंकर बीमारी है। इसका भी जो स्ट्रक्चर है मिट्टी में रहता है। तो इन सरसों के मेजर जो रोग है उसका कारण मिट्टी में पलता बढ़ता है, चाहे वो सुसुप्त अवस्था में ही क्यों ना हो। तो सरसों के लिए रिकमेंडेशन है कि आप अपना खेत मेरी गुड़ाई काका ने बताया स्टैंडिंग। उससे क्या होता है, जब आप मिट्टी पलटते हो ना तो सूरज की गर्मी लगती है उसको। खासकर कौन से महीने में, मई से जून तक आपका खेत खाली रहता है। उस महीने में जब आप डीप सोइंग करते हो, अंदर से निकाल के गुड़ाई करते हो ना, नीचे का हिस्सा बाहर की ओर आता है और धूप लगने की वजह से क्या होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर काला वाला उसमें भी नहीं बनता। इन बाकी जो स्ट्रक्चर है वो खत्म है। इसीलिए मिट्टी का पलटना 3 महीने जो खेत हमारा खाली रहता है उस समय आप ये काम कर सकते हो। दूसरा सोलराइजेशन, जो प्लास्टिक से खेतों को पता नहीं आप लोग ढकते हो कि नहीं? नहीं अभी मल्चिंग विधि नहीं है। खेत बहुत है ना। हाँ पर वो भी बहुत अच्छा काम है मिट्टी वाले लोगों को। गेहूं में कौन सा रोग आता है आपके ये रस्ट आता है, गेरू रोग बोलते हैं। गेरू पत्तों पे आ जाते हैं, उसके स्टेम पे आते हैं, है ना।
गेहूं में एक मेन रोग आता है, उसकी बाली काली हो जाती है पूरी। वो लूज पड़। हाँ हाँ इसका मतलब ये है कि इसका जो बीजाणु है साउथ से दक्षिण भारत से हवा की मदद से नॉर्थ इंडिया में आता है। हवा से इतनी दूर से वो आता है, हर साल आता है, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि गर्मी के मौसम में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठंडे में फिर वहां से उड़ता आता है। इतनी लंबी दूरी तय करता है। हम ट्रेन से जाए ना 24 घंटे लगते हैं, राजस्थान से आप हैदराबाद जाओ, एक केरल की तरफ जाओ, 30 घंटे लगेंगे। वो उसको वहां से ठंडे के मौसम में उड़ता हुआ हमारी तरफ आता है। और ये लोग पर इतना ज्यादा शायद नहीं आपने सब बता रहे, लेकिन पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गंगा के किनारे वाले हैं ये लोग या तो देर नाली नहीं हवा से ही आता है। एक मैम पिछले कुछ सालों में हमारे गेहूं में बीमारी आने लगी है, लश्करी इल्ली के तौर पे। एक इल्ली आती है, पूरे गेहूं को सट करके उसकी पाउडर बना देती है। हाँ, जो ऐसे चलती है ना, हाँ पतले वाली हाँ। नहीं कोई इलाज, वो जैविक है, गेहूं जैविक करते हैं, छोटे क्षेत्र में करते हैं घर के लिए। और उसके लिए ना इस तरह वाले बिल्ली होते हैं ना, हाँ, उसके ऊपर अगर रेत डाल दो ना, वो पकने से जस्ट पहले ही आती है, थोड़ा बहुत उसको पक्षी खा जाते हैं, बाकी ज्यादा होती है वो। हाँ, नीम का लास्ट सिंचाई के आसपास आती है, और उसको ये ना खाने की नमकीन होती है ना, सारा गेहूं को ऐसा बना देती है। हाँ वायु में कीटक शास्त्र। हाँ ये कुछ दवाइयाँ हैं, वैरायटी है जो हम यूज कर सकते हैं, जो आपके गाँव में नहीं है। आप इसकी बात कर रहे हो? हाँ यही। यूज स्मार्ट। आपको मैं बताऊं, ये इसका और ये रोग कारक उसके बीच में रहता है। रोग कारक जो है ये पूरी तरह से बीज से उत्पन्न, बीज द्वारा उत्पन्न किया गया रोग है। बीज से वो बनता है, बढ़ता है, और अगर आपको बीज को देख के बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसमें कुछ रहता है। अगर उस बीज को आपने खेत में डाला, बीज जैसे जैसे बढ़ेगा वो भी बढ़ता जाता है, तब भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि पत्तों में कुछ है। कुछ भी सिम्टम्स, लक्षण दिखाई नहीं देंगे। दिखाई कब देता है? जब ये बाली बनने लगती है, गेहूं की दाने भरने का समय जब आता है, दाने में स्टार्च जो भी स्टोर्ड आके वहाँ इकट्ठा होते हैं, उसकी जगह पे के बीज आके इकट्ठा हो जाते हैं जो काले रहते हैं। दाने की जगह पे आपको ये और फिर ये एक से दूसरे में हवा के द्वारा बीज में रहता है। ये आपने अपना गेहूं संग्रह किया है, बीज के अंदर ये रहता है, पर बीज देख के पता नहीं चलता। ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप, या फिर इसके लिए आपका सोलर हीट ट्रीटमेंट 4 घंटे के लिए उसको ठंडे पानी में गेहूं को डुबा देना है। 4 घंटे। 4 घंटे के बाद इसको निकालना है और पेड़ के छाया में उसको खाना है। पानी में जाने की वजह से उसके अंदर जो सुसुप्त अवस्था में था फंगस, वो क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। इसको लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, पानी आया, लेकिन फिर उसको क्या कर रहे हो? से ट्राई कर रहे हो, क्योंकि जो सुसुप्त अवस्था में है उसको मारना बहुत मुश्किल है।
ये शुरुआती से पहले से ही है। ये नहर के इलाके हमारे हमारे यहाँ कम से कम 50-60 लाइट जो आप बोल रहे हो ये ताम्रवर्णी हो जाता, तांबे जैसा वर्ण हो जाता, ताम्रवर्णी यहाँ। पहले तांबे जैसा ही हाँ, होता है, हाँ। उसके बाद वो काला पड़ जाता है। हाँ काला क्यों पड़ता है? क्योंकि फंगस का उसपे स्पोर्स बीजाणु बनने लगते हैं जिसका रंग ही काला होता है। जिसकी वजह से वो काला पड़ने लगता है। ठीक है? तो पहले ये खिले होंगे, फिर तांबे जैसे दिखेंगे और धीरे धीरे वो काले पड़ने लगते हैं और पत्तियां धीरे धीरे मुरझा जाती है। क्या होता है? हरी पत्तियां हैं जिसमें पौधों का खुराक बनता है। जब पत्तियां हरी होती हैं, मॉइस्चर ज्यादा होता सनोफॉल बर्फबारी माना की बर्फबारी ठंडा हाँ इम्यूनिटी बोल हाँ हाँ ओस ह्यूमिडिटी आपको जब चिपचिपा जैसा पसीना होता भी और सूखता भी नहीं है। वही सुबह के टाइम वो मैंने क्या बोला, बीज की तरह है। हाँ, बीज की तरह है। पानी मिला वो एक्टिव हो गया, बढ़ जाता है, पूरा फैल जाता है। तो पीढ़ी उपचार आप इसमें जैसा बताया ट्राइकोडर्मा कर सकते हैं। जो केमिकल वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो जैविक में आप कहेंगे ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास है या फिर नीम के फसल चक्र बार-बार मैं बोल रही हूँ, सबसे अच्छी पद्धति है फसल चक्र। अगर आपको अपने खेतों को बचाना है, साफ सफाई जोताई और फिर सफाई और जिंदगी अच्छी तरह गुजारोगे। रेजिस्टेंट वैरायटीज जो आपको वहाँ पर मिलता है आपके इलाके में, आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पता चलेगा आपको। फिर केमिकल्स लाइक कार्बोनेसिस है, उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। ये लक्षण है लाइट के, है ना? जो आपने बोला यही ब्लाइट अरे ये रोग ऐसे हाँ पैसे में दिखते हैं। पूरा खेत एक साथ खराब नहीं होता, जिसमें सिरमो ही है। वही शर्मा एक जगह हुआ, फिर हवा से वो फिर पानी डाला, उससे फिर फैलता है। ये पहले खेत के हिस्सों में दिखता है। पानी से आप डाल रहे हैं मैम ये माइक्रोफोन से ही बताओ। हमारे से, बहुत गलत तरीका है। फव्वारा डालते हो, फव्वारा का पानी की बूंदें पड़ी पत्तों पे, वो वापस ऐसे उछलती है। उछले ही तो अपने साथ साथ उस रोग कारक को भी उछला के ले जाता है। फव्वारा का पद्धति अच्छा है। उसको बंद करो। दवाई छिड़की, दवाई को असर करने के लिए 2-3 दिन का टाइम को उसके बाद आप फव्वारा भी कर रहे हो। फव्वारे की वजह से फैल रहा है। पता है पानी की बूंदें पत्तों पे पड़ी, वो ऊपर ऐसे उछलेगा पानी वापस। उछल के अपने साथ वो क्या करेगा, दूसरी जगह उसको उड़ा के ले जाएगा। समझ रहे हो चीज को? पानी की कमी। सर आप जब दवाई छिड़की, एक बार मैम ये माइक्रोफोन से बताना, थोड़ा सेट बैठा नहीं क्या कहा, पानी उछलने वाला सिस्टम समझ में नहीं आया। मैंने ये कहा कि आप फव्वारे का इस्तेमाल कर रहे हो पानी देने के लिए, हाँ ठीक है? फव्वारे में क्या होता है, जब पानी पड़ रहा है आपके पौधों के ऊपर
ठीक है, तो पानी का बूंद गिरा, पानी का बूंद गिरते वो वापस उछलता है, उसको स्प्लैश बोलते हैं। जो उछलेगा वो अपने साथ वो रोग कारक को भी अंदर उछला कर ले जाएगा, तो रोग उस तरह से फैलेगा। तो ये चीज नहीं होती। आप कह रहे हो पानी की परेशानी है, पानी की कमी है, तो नहीं नहीं, ये तो मैम नहीं बेटा सेट, ये नहीं बेटा, क्योंकि ये ब्लाइट आती है ना, उसके बाद में कोई सिंचाई नहीं होती। ब्लाइट ये आती है अंतिम सिंचाई इसके बाद में ही आती है ज्यादातर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं करेंगे ये तो दाना बनते टाइम आती है। ये तो दाना बनने के बाद कौन सिंचाई करता है? फूल की तैयारी होती है। हाँ छोड़ देते हैं। हाँ फुहारा सिंचाई है, पूरा फुहारा, सब फुहारा है। ठीक है, चलिए रोग नहीं था तो हमने फवारा दिया। हाँ, आपको क्या पता वहाँ पे रोग होने वाला कारक है कि नहीं? तो ये धीरे धीरे लक्षण दिख जाते हैं। इसके लक्षण एक पौधे में दिखता है। रोग के कारक खेत में है ना, हैं? दिख नहीं रहा है पर है ना, वो उसको लाके बेच जाएगा, इसीलिए होता है। पानी आप किस समय देते हो? जब दाने बन जाते हैं। जहाँ पौधों की डेंसिटी ज्यादा होती है वही होता है शुरुआत, जो वो आपने दिखा रखा है बीच में ऊपर वाले फोटो में। क्या क्या? डेंसिटी पौधों की ज्यादा होती है, वहां से शुरुआत होती है। ये देखो ने। हाँ पौधे पास से बाहर से फैलेंगे। क्यों बोला था? डिमांड तक जाते थे अगर तो हम एक लाइन की दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे रहते हैं, है ना? तो पौधे आपके बहुत करीब है तो रोग तो जल्दी फैलेंगे ना, चाहे वो मिट्टी में रोग हो, चाहे आपके पौधों के पत्तों पे रोग। लेकिन नॉर्मल रिकमेंडेड स्पेसिंग है वो तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसकी भी जो भी क्रॉप का अपना होता है। आपको ज्यादा अच्छा पता होगा मिर्चा में आप कितना देते हो स्पेस, गेहूं में आप कितना स्पेस देते हो, जीरा में आप कितना, 2 पौधों के बीच में कितना स्पेस रखते हो। 2 इंच 2 या 5 इंच जहाँ डेंसिटी होगा वहाँ रोग जहाँ तक हम किसानों ने देखा है, ये बीमारी जो नमी वाली जमीन है उसमें ज्यादा होती है, जो सूखी जमीन होती है बिना मॉइस्चर की होती है उसमें ये नहीं होता है, जहाँ तक हमने देखा है। नमी वाली, हाँ नमी वाली में ज्यादा होता है। नमी तो चाहिए ना। हाँ कोई बीज है, पानी दोगे तभी बढ़ेगा, उसी तरह ये आपका फफूंद है, उसका बीज है, उसको जैसे नमी मिलेगी तो बढ़ता है, नमी नहीं रहेगी तो नहीं बढ़ेगा। वो भी पौधों के बीज की तरह ही होते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? नमी मिलते ही वो एक्टिव होते हैं। हाँ, तो अभी कह रहे हैं ना, जो मॉइस्चर नहीं है उस जमीन में कम होता है, इसका लक्षण कम दिखाई देता है। जहाँ मॉइस्चर ज्यादा है वहाँ, और डेंसिटी पौधों की डेंसिटी ज्यादा है वहाँ तो ऑलरेडी है ये। वो उस वैसा ही होता है जैसे एक पौधे का बीज होता है, पौधों के बीज में वो अंकुरित होने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी नहीं दोगे तो अंकुरित होगा वो? नहीं अंकुरित होगा। पानी दोगे तभी आपका बीज अंकुरित होता है। ओके ओके। उसी तरह से ये जो फंगस है, जो भी फफूंद है, उसका वो बीज होता है जो आपको आंखों से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो उसको वो एक्टिव तभी होगा, वो बढ़ेगा तभी जब आपके खेत में पानी होगा, उसके लायक पानी होगा। सूखा होगा तो वो सूख जाएगा। अगर सूख जाएगा वो, अगर अब वहाँ पे पानी नहीं होगा, इसीलिए आप ऐसा आपने सही नोटिस किया है, पानी जहाँ ज्यादा है वहाँ ये रोग आता है। वही जो पाउडरी मिल्ड्यू है सफेद वाला, उसमें उतना पानी की जरूरत नहीं है। वैसे पाउडरी मिल्ड्यू हमने देखा है, जहाँ तक ये पेड़ होते हैं ना, खेत के अंदर पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के नीचे सबसे पहले होता है पाउडरी मिल्ड्यू। हाँ, जीरा की फसल में जीरा की फसल बिल्कुल पेड़ के नीचे शुरुआती होता है। हाँ मैं आपको बताऊं क्या होता है? क्या?
नहीं पाउडरी मिल्ड्यू कह रहा हूँ मैं। और जहाँ खेत की सबसे ऊंचाई ज्यादा होगी ना, खेत की हाइट है, हाइट से शुरुआत होगा, ढलान में नहीं होता है, एकदम उल्टा है। उल्टा है। जो पाउडरी मिल्ड्यू का बीजाणु होता है, हाँ। उसके अंदर खुद बहुत ज्यादा पानी होता है, खुद बहुत ज्यादा पानी होता है। अगर उसको ऊपर से और पानी मिलेगा तो वो फट जाता है, फट जाता है मतलब नष्ट हो जाता है। इसीलिए सफेद वाले रोग को से बचने के लिए पानी का भी स्प्रे रिकमेंडेड है। अच्छा। अब पानी का स्प्रे भी करते हो तो उसके स्पोर्स मर जाते हैं। उल्टा है दोनों का कॉन्सेप्ट। इनके पास पहले से ही काफी पानी होता है सफेद वाले फंगस के बीजाणु में, लेकिन उधर जो आपका ब्लाइट का है उनके पास पानी पहले से नहीं होता। तो जिनके पास बहुत सारा पानी पहले से और उस पर पानी डालते जाओगे तो क्या होगा, फट जाएगा ना। इसीलिए सफेद वाले रोग के लिए एक उपचार है कि आप पानी का स्प्रे करो, नॉर्मल पानी का स्प्रे करो, उसके स्पोर्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी डाल दे रहा। समझ पा रहे हो इस चीज को? यस, उल्टा है। उल्टा सही है। आप ऐसा सही हमने एनालिसिस किया है दोनों के केस में। 100% ये नुकसान कर सकता है। ये मिल्ट वाला, मिल्ट जो आता है सुकाड़ो, जीरा का सूखा मिल्ट वाला 100% इट लीड्स टू 100%, मतलब 100% नुकसान करता है। एक है ये क्या हवा से होता है? हाँ? ये इसका बिल्ट का फैलाव मिट्टी, मिट्टी से होता है? मिट्टी से होता है। लाइट बीज से शुरू होता है, हवा से फैलता है। अच्छा, अच्छा। ये टोटली मिट्टी। आपने पानी का डायरेक्शन, आप मान लीजिए किसी के खेत में ये रोग आया है और पानी अगर उस खेत से होते हैं आपके खेत में आया तो रोग भी क्योंकि वो मिट्टी में पलते बढ़ते हैं। समझ में आया? बिल्कुल। तो ये भी बहुत मैटर करता है आपका पानी किधर से आया। पाइप पहुंचे। हाँ, तो ये बीमारी हमारे गुजरात से इधर आई है, हमारे ये गुजरात से हमारे मारवाड़ में आई है। कैसा है क्या? हाँ 100%। हम मिट्टी लेके गए थे। नहीं, पानी पानी के साथ। हाँ पानी के अंदर आ गए। हो सकता है। तो ये सब रोग विल्टिंग में क्या होता है, पहले पत्ते पीले पड़ेंगे, पानी के साथ साथ खुराक भी जाता है पौधों को। ले लीजिए। जैसे खुराक में मिलने की वजह से पहले बोले पत्ते ले। मुरझाते हैं, फिर गीले पड़ते हैं, उनका खाना बस रख बनना ले। बंद हो जाता है। जो हरी पत्तियां हैं उसी में खाना बनता है। पत्तियां जैसे पीली पड़ी, खाना बनना बंद, पौधों का खाना बनना बंद, पौधे कमजोर होंगे, कमजोर होंगे और भी 2-4 रोग आके लटक जाएंगे, उसके साथ कीड़े आके लटक जाएंगे, तो पौधा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये कुछ कैलेंडर है विल्ट के लिए, आपको कब कैसे तैयारी शुरू करनी है। ये 8 पीपीटी होगा, तो आप ले सकते हो यार। भूमि की तैयारी से ही आपको, मैंने आपको क्या बताया था, इसका पैथोजन जो इसका रोग कारक है वो मिट्टी में होता है। तो ये क्या करता है बेसिकली, डीसी एक फोटो ले ले। मिट्टी ही ठीक, तैयार ओके। करना है आपको। मिट्टी को आपको स्वस्थ बनाना है सबसे पहले। तो खेतों की गहरी जुताई, काका ने जैसे बोला था, पुराने पौधों के अवशेषों को जला देना। ठीक है? सूर्य प्रकाश में खेत खुला रखें। 2-3 महीने जो होता है मार्च से मई जून, खेत आपका खाली होता है, वो कर सकते हो। जैविक उपचार ट्राइकोडर्मा वाला आप लोग करते हैं। बीज उपचार ट्राइकोडर्मा से 4 ग्राम पर केजी, या फिर केमिकल जो यूज करते हो वैक्सीन का यूज करते हो, केमिकल वाले वैक्सीन यूज करते हो। सीड ट्रीटमेंट, कभी सीड ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी तो इसमें आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। बुआई के टाइम पे दूरी, ये मैंने आपको दूरी की बात की ना, आप ऐसे स्प्रेड ब्रॉडकास्ट करते हो सीड का, इसलिए रोग ज्यादा आता है। ये जो दूरी बनाई है, एक प्रैक्टिस होता है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस होता है हर एक फसल का, कि कितनी दूरी पे फसल होना चाहिए, उसको हर चीज को देख के किया गया है। आप पास करोगे तो सब में झगड़ा होगा, पोषण के लिए भी सारे पौधे कमजोर होंगे। एक उचित दूरी बना के रखोगे तो झगड़े कम होंगे, सबको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, रोग भी कम गति से फैलेगा। अगर कोई एक प्लांट आपको मुरझाया हुआ दिख रहा है, उसको तुरंत वहां से हटा दो।
क्योंकि उसके जड़ के आसपास वो बस डिस्ट्रॉय कर देगा कंप्लीटली। ओके, रोग फूल आने से पहले ट्राइकोडर्मा वापस से खेत में डाल सकते हैं। जल भराव से बचे। आप क्या फिर प्रॉब्लम है? नहीं, ये प्रॉब्लम हमारे को नहीं। रोग दिखने पर कार्बेंडाजिम लास्ट स्टेज, इसको बोलते हैं लास्ट रिजॉर्ट। कार्बेंडाजिम मतलब आखिरी पड़ाव है। ये आखिरी में आप एक स्प्रे दो, वेटिंग पीरियड को ध्यान में हर 10-15 दिन में दोहराएं। है ना? आवश्यकता हो तो ही स्प्रे करें, ऐसे स्प्रे पे स्प्रे ना करते जाओ। 2 स्प्रे के बाद जब आपको लगे कि काम नहीं कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये अब इसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा। जब दवाई डॉक्टर देते हैं 2-3 दिन खाने के बाद भी असर नहीं होता है, डॉक्टर आपकी दवाई बदल देते हैं, बदलते हैं ना। यस, ये चीज है यहाँ। ये आपका कुछ प्राकृतिक उपाय है। नीम तो उधर होता ही है शायद। होता है, बिल्कुल नीम होता है। गौमूत्र नीम पूरे संसार में होता है। नीम, आग, खेत में आग आग है, आग का कैसे करते हैं? आग पानी में डाल के डाली काट के आग है, नीम फूल या डाली? डाली के साथ पत्ते पत्ते डाल दे, पत्ते पानी डाल दे, पानी में छोड़ दिया। और सारे 10 दिन 10 दिन के बाद में तैयार होता है। 20-25 दिन एकदम सड़ जाता है। कम से कम 21 दिन। अच्छा, फिर फिर गोबर का 8-10 दवाई उसमें गोबर डाल देते हैं हाँ। और बाद में वो सड़ जाता है, उसमें शाम करते हो। अच्छा, पानी कितना लेते हो? पानी तो अंदाजे से 500 लीटर। और उसमें वो कितना डाल देते हो? वो अंदाजे से 2 टोकरे भर दिए। गोबर भी पहले का रखा हुआ लेते हो? गोबर है। मैंने सुना है गौमूत्र सबसे ऐसा जो आता है शुगर वाला वो यूज करना चाहिए। गोमूत्र ही है। सुबह वाला पहला वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। अर्ली मॉर्निंग पहला जो यूरिनेशन होता है वो यूज करें तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है सुबह सुबह। उसके बाद गाय नहीं है, गाय नहीं है तो उसका घी और देसी गाय का ज्यादा काम, देसी गाय का है ना? मारवाड़ में देसी है सारी गाय। पंचगव्य अमृत पानी जिसको बोलते हैं, गाय का 5 प्रोडक्ट होता है, घी, दूध, दही, छाछ, खाटी छाछ का इस्तेमाल किया तो खाटी छाछ फंगिसाइड के रूप में उपयोग करते हैं। करते हैं? हाँ, करते हैं। खाओ करता है। हाँ, उसमें तांबा डाल के। तांबा डालते हो ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा है, आपको तो सब पता है। क्यों सिर्फ केमिकल पे जाना है? जो भाई लोग सिर्फ केमिकल का यूज करते हैं, ये क्या है, कम जमीन ये वाले आप काम इन की है, चीजों को डालिए आप। कम जमीन है उनके लिए काम, ज्यादा जमीन वाले के लिए काम नहीं। उतना बना जरूरी नहीं है थोड़े हिस्से पे कर ले, ज्यादा बड़ा। सही बात है, मैं समझ रही हूँ। छोटे किसान के लिए। पर आधे जमीन पे ऐसा करो, आधे जमीन पे वैसा करो। हम्म। के लोग हैं, सबसे लोग आते हैं आपके ऑर्डर जैसा दिखता है सबको, हाँ, इस गोर में हाँ, सफेद दिखता है वो, सफेद दिखता है। और ये सिकन निकलता नहीं, उसकी भिंडी के काले काले होते हैं, बाद में मतलब सूख जाता है। सूख जाता है। हाँ, अच्छा, उखटा, विल्ट भी आता है उसमें, विल्ट आता है, विल्ट आता है, पायोडी मिल्ट्यू आता है, बॉडी में मतलब सफेद परत जो आता है, आता है, डाउनी मिल्ट्यू आता है। डाउनी मिल्ट्यू आता है। वो जितने भी उपाय मैंने बताए आप सब बोल में भी कर जो जीरे का है वो भी इसी जो जीरे का है वो सब बोल में भी आप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू है जो है हवा से फैलता है, उसके लिए आपको बच्चों के भी इलाज करना होगा। डाउनी मिल्ड्यू है, विल्ट है, इसके लिए जो आप जीरे में करोगे सेम प्रॉब्लम है। फिर सबसे पहले फील्ड सफाई करो। ये गाने में आता है, हाँ, उसके अंदर सूखता है। उस समय सूखता है। हाँ, उसमें क्या करते हैं आप? उसमें क्या करते हैं, सूख जाता है गाँव। तो क्या है इसका मतलब पता है? हमारे वहाँ वही कमजोर अवस्था है जब उसके प्रहार करें। पर वो है तो पहले से वहाँ पे। प्रहार उसने कब किया जब उसका कमजोर
व्यवस्था थी और उसमें जो रोग कारक है वो प्रहार किया। रोग कारक वहाँ पहले भी था, डाले आने के समय वो कहीं से नहीं आ गया अचानक, वो पहले भी है, इसलिए आपको पहले से उसको हटाना है। टीडी आई थी, उसके बाद में ये वॉपर वॉपर उसके बाद में ज्यादा बीमारी लोकस का भी प्रॉब्लम कैसे आता है? कम हुआ है? एक साल आई। उसके बाद से ये आया है। उसके 2020 में आई। 2020 में जिस तरीके पहले आई थी उस तरीके को काले काले होते हैं। सबको था। वो जीरा साफ नहीं है। पेड़ पत्ता उनके पास अब नहीं है ना? नहीं एक बार नहीं तो मैं इसको की बात कर रही हूँ, और दोनों काले पड़ जाते हैं, ज़्यादातर इसमें डाउन की प्रॉब्लम आती है, और इसमें आपको क्या करना है, इसको ध्यान मैं तो खाता नहीं है जैसे उसकी छोटी कटी वो तो खत्म हो गई इस लोगों के लिए चाहे वो गाँवी बिल्कुल है चाहे बीच है, उसके लिए तो खेत का सफाई और पौधे में जो सफेद पत्ता है उसको पानी का छिड़काव भी काम करता है, क्योंकि पानी की वजह से उसके स्पोर्स बढ़ जाते हैं, जो भी बीजाणु है वो हवा से वो फैलता है। तो आपको जो आप बोल रहे हो जब दाने होते हैं तो काले पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि जब दाने आए तब वो कहीं से आके उसमें प्रहार करते हैं, वहाँ पे था ही वो जे तो आपको पहले उसको खत्म तब जाके सबको लाभ बचेगा। अगर आपने पहले से सफाई नहीं की तो मुश्किल है। तो ये आपका बीज का उपचार, सेम चीज़ है, क्रॉप रोटेशन, क्योंकि जो भी सॉइल बॉर्न है, जो जमीन जन्य जितने भी रोग है उसके लिए आपको सॉइल को ही हेल्दी करना है। मिट्टी की तैयारी, पानी का प्रॉब्लम है नहीं कि वहाँ पे पानी के इकट्ठा होने वाला क्या प्रॉब्लम है, तो आपको मेन प्रॉब्लम है कि आपको सॉइल हेल्दी रखना है, पुराने फसल के अवशेषों को पूरी तरह से सॉइल ट्रीटमेंट कीजिए, चाहे ट्राइकोडर्मा से कीजिए, ओके राम राम ओ फिनिश